श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार खबर बुलंद भारत में। आज हम लोग परतापुर चौधरी में हैं और जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी, जिसके संबंध में हम लोग यहाँ पर जो पदाधिकारीगण हैं उनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आइए अपनी जनता को ज़्यादा देर न करते हुए रूबरू कराता हूँ। सर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर, मैं जनक प्रसाद जी, प्रदेश तिरंगा शाखा प्रमुख जी। सर, ये जो मीटिंग अभी चल रही थी ये किस संबंध में थी? सर देखिए, अभी जो हमारे जिला प्रभारी दानिश खान जी हैं जी और हमारे जिला अध्यक्ष राम सिंह मौर्य जी, इन्होंने अभी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम जो नगर निगम के चुनाव जो हमारे आ रहे हैं जी उसको किस तरीके से हम फतेह पाएँ, उसकी एक रणनीति के लिए हम लोग पैरेलल तरीके से डिस्कस किए थे। सर, ये मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला मैं प्रदेश तिरंगा शाखा प्रमुख हूँ, तो तिरंगा शाखा का मेन उद्देश्य आम आदमी पार्टी का क्या है? अच्छा प्रश्न है आपका ये। प्रदेश तिरंगा शाखा का मकसद ये है कि जिस प्रकार से आरएसएस के लोग भगवा झंडा लगाते हैं जी जी और अपनी शाखा चलाते हैं, योगा कराते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं जी नफ़रत घोलने का काम करते हैं। तो हम लोग माननीय संजय सिंह जी के द्वारा ये तिरंगा शाखा की शुरुआत हुई और हमारा उद्देश्य है कि हम तिरंगा झंडा लगा के संविधान और हिंदुस्तान की बात करें, संविधान की मूल भावनाओं को घर घर पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तो क्या भगवा झंडा लगाना नहीं चाहिए? नहीं, वो उनकी मान्यता है। अगर आप जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। जी। जहाँ पे वो हर्ट होती है, वहाँ पे जब आरएसएस के लोग से आप बात करोगे तो लास्ट में आप पाओगे कि वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं देश को। सर, तो आम आदमी पार्टी का जो प्रमुख मूल एजेंडा है, भावना आर्टिकल 14 जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जो 70 साल 75 साल होने जा रहे हैं देश को आज़ाद हुए, वो जो अभी तक नहीं मिल पाया। एक गरीब का बच्चा आईएएस कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, जो अभी तक रास्ता प्रशस्त नहीं हुआ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वो रास्ता दिल्ली में और पंजाब में भी करने जा रहे हैं कि एक ऐसे स्कूल बना दिया उन्होंने कि जो जिसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, अमीर का बच्चा भी पढ़ सके, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के अगर वो मानव है तो स्कूल में जाए, पढ़ाई करे। दूसरी तरफ अस्पताल इतने अच्छे बना दिए, किसी धर्म जाति का हो, वो अगर बीमार पड़ रहा है तो जाके इलाज कराए, कोई पैसा नहीं, कोई वो शुल्क नहीं, क्योंकि वो टैक्स दे चुका है पहले। जी सर, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें आप लोगों की जो पार्टी की कंडीशन थी वो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी नहीं रही है, प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। तो इस बारे में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर क्या चूक रही, क्या गलतियां रहीं, उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, हम लोग पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हम लोग ने लड़ा है जी, और आपकी बात सही है कि वो जो हमें परिणाम की उम्मीद थी वो नहीं आए। उसके लिए हम लोगों ने गहन मंथन किया, और चूँकि प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश में जो जाति का मक्कड़ जाल है जी, लोग उसमें अभी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं निकल पा रहे हैं। आशा है कि धीरे धीरे वो निकलेंगे। उनको जब शिक्षा अच्छी का हम उम्मीद है, हर शिक्षा के हम दिल्ली मॉडल को लेके जा रहे हैं, घर घर तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सर बेसिकली जैसे अभी आपने एक शब्द बोला दिल्ली मॉडल, तो व्हाट इज़ दिल्ली मॉडल? दिल्ली मॉडल जैसे गुजरात मॉडल जो माननीय मोदी जी दिखा के लोग आए थे, और वैसे ही हम लोग दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। जी, वो दिल्ली मॉडल वो है जो सुबह से शाम तक जो आप टैक्स जमा करते हैं, चाय पीते हैं, साबुन से मुंह धोते हैं, क्रीम लगाते हैं, आप टैक्स देते हैं सब पे। वो दिल्ली मॉडल वो है कि वो एक मुख्यमंत्री ऐसा है कि आपके टैक्स के पैसे जो 18% जीएसटी देते हैं आप, उस टैक्स के पैसे को जनता तक कैसे ईमानदारी पूर्वक वापस करें, ये दैट इज़ दिल्ली मॉडल। ओके सर, मैं जैसा कि जानना चाहूँगा, आपने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री, तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करूँगा कि दिल्ली की जनसंख्या लगभग अभी कितनी होगी? लगभग 2.4 करोड़।
अगर हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो 1 यूनिट का चार्ज लगभग कितना रहता है दिल्ली में? 6-7 रुपये। 7 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पॉपुलेशन सर, कितना बजट आएगा? आप जोड़ लीजिए, अब कैलकुलेटर पे जोड़ना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दो सत्ते 1400 करोड़ लॉस में सरकार नहीं जाएगी। हाँ, ये आपने बहुत प्रश्न अच्छा पूछा है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स है जी। इकोनॉमिक्स कैसा जो हम बात करते हैं ना, आप इसी तरफ दूसरी तरफ रिवर्स देखिए। जी। दिल्ली का बजट जब सरकार हमारी फर्स्ट टाइम बनी थी तो 28,000 करोड़ का था। जी। इसी मॉडल के 200 यूनिट फ्री देने के, अगर आप बताइए, अगर हमने फ्री दिया तो घाटे में होना चाहिए, फ़ायदे में होना चाहिए? घाटे में होना चाहिए डेफिनेटली। 78,000 करोड़ का बजट है इस बार। कैसे? इसी इकोनॉमिक्स को मोदी जी को भी समझना चाहिए, कांग्रेस शासित राज्यों को समझना चाहिए, भाजपा शासित राज्यों को समझना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स है क्या। अगर आप डिटेल से बात करना चाहें तो एक घर का कम से कम हम 10 से 12,000 रुपये बचा देते हैं। जैसे आप बिजली का बिल माफ, स्कूल की फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, हेल्थ की, आपका बसों में यात्रा में, ऐसे करके 10-12 हज़ार रुपये बचाते हैं। उसी 10-12 हज़ार रुपये से अगर आप कोई मार्केट में शॉप कुछ खरीद के लाते हैं कोई चीज़, तो उतने की आपको आपका जो पैसा है मार्केट में रोटेट कर रहा है, उससे इकनॉमी जनरेट हो रही है। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो भी मैंने सवाल रखे और आपने जनता को पूरा बताने का प्रयास किया। बस आपसे एक मेरा यही रहेगा कि आज 14 फरवरी है, जिसको ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। तो 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, जिसके पीछे ना कोई जांच बिठाई गई। उसके संबंध में आपकी पार्टी ने क्या कार्य किया और उन वीर जवानों के लिए क्या चीज़ आप करेंगे और उनके लिए क्या करना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। आज 14 फरवरी है और हमारे जो सीआरपीएफ के 40 जवान या 42 जवान जो शहीद हुए थे, उनको मेरा सशक्त नमन है। और देश के लिए वो शहीद हुए थे। दुख की बात यह है कि 2019 में ये घटना हुई थी जी। 19 की घटना के बाद सारी जनता, सारी विपक्ष एक मांग करती आई कि इसका हमको सीबीआई जांच की मांग करती रही पुलवामा की। लेकिन माननीय हमारे मोदी जी उनको क्या छिपाना देश से चाहते हैं कि सीबीआई जांच की वो नहीं करवा रहे हैं। ये एक प्रश्न है। दूसरी बात, फिर से 24 का चुनाव आ रहा है। मेरी शंका है, ये मेरी व्यक्तिगत शंका है कि फिर से चैनलों पे हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे चैनल पे। मुझे फिर से डर है इस बात का, फिर से वो घटना ना हो जाए जिससे इनको पका खीर खाने की आदत जो पड़ी हुई है 19 में खाई इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके, पुलवामा करके। मेरा आरोप है मोदी जी के ऊपर, आप ये हिंदू मुस्लिम करके देश को गुमराह कर रहे हैं और उसके पर्दे के पीछे आप अडानी को देश की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। ये करना बंद कर दीजिए। मेरी शंका ये भी है कि दोबारा से पुलवामा ना हो, इसके लिए आप सीबीआई की जांच की हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग मांग करते हैं। आज फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी ये जानकारी देने के लिए। लेकिन एक मुद्दा अभी भी है जो मेरे जहन में है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, असम राइफल्स, तो ये सारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो डिफेंस के अंदर आती है वो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी है। तो इनमें और इनमें दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी, थोड़ा बताने का प्रयास करें। देखिए, सबका कंट्रोल जो होता है, कोई भी जो भी आर्मी है, एयरफोर्स हुआ, थल सेना, वायु सेना, जो भी है, उसका सबका कंट्रोल जो है होम मिनिस्ट्री के पास होता है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इसका जो कंट्रोल होता है वो रक्षा मंत्रालय के पास में होता है। बाकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उनका मंत्रालय गृह मंत्रालय के पास होता है। तो इनमें बड़ी डिफरेंस है कि इनको पैरामिलिट्री के जो जवान होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो इसके संबंध में आपकी पार्टी उनके लिए क्या करेगी? हम लोग मांग ही कर सकते हैं। हमारे माननीय संजय सिंह जी ने मांगी क्या था, शहीद का दर्जा तो कम से कम दे दो जी। हमारे दिल्ली का कोई भी नागरिक अगर किसी भी फोर्स में वो
सेना का हो, पैरामिलिट्री फोर्स का हो, नेवी का हो, अगर वो देश के लिए शहीद होता है तो हम लोग कोई उसकी कीमत नहीं हो सकती उस शहादत की, लेकिन हम लोग 1 करोड़ रुपया उनको हम लोग देते हैं, हमारे अरविंद जी देते हैं। तो ऐसा मोदी जी क्यों नहीं कर सकते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ इंजीनियर जनक प्रसाद जी थे, जो कि उत्तर प्रदेश तिरंगा शाखा के प्रमुख हैं। और आइए मैं आपकी मुलाकात कुछ और लोगों से कराता हूं जो हमारे पदाधिकारीगण हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे परिवार खबर बुलंद भारत में। शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं आपका सर। मैं मोहम्मद दानिश खान ज़िला बरेली का प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी सर, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आपसे बात करेंगे कि जैसे कि आज 14 फरवरी है और पुलवामा अटैक हुआ था, उसके संबंध में आप 2 लाइनें हमारे दर्शकों को बोल दें। सर, नमन करते हैं ऐसे शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण जो है निछावर कर दिए देश के ऊपर। ये बड़ा घातक हमला था हमारे देश के ऊपर और उम्मीद करता हूँ कभी ऐसी दोबारा घटना ना हो। मन कांप जाता है ऐसी घटनाओं को सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार बुलंद भारत में। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सर। राम सिंह मौर्य, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बरेली से हैं सर। जी सर, ये किस संबंध में आपकी मीटिंग थी सर, 2 शब्दों में बता दीजिएगा। आज ये संगठन विस्तार को लेकर मीटिंग थी। हमारे जिला प्रभारी श्री एडवोकेट दानिश साहब जी ने और हमारे तिरंगा शाखा के प्रमुख श्री जनक प्रसाद जी शामिल रहे थे। हमारे अन्य अंसारी जो हमारे महानगर को देख रहे हैं, और हमारे अंशुल जी, जाकिर भाई जो हमारी मेन बॉडी के संगठन के कार्यकर्ता थे, सभी साथी हमारे ठाकुर साहब जैसे अभी पार्टी से जुड़े हैं, हमारे मीटिंग में आए हैं। तो सभी साथियों के साथ एक गोपनीय मीटिंग थी। संगठन विस्तार को दिशा निर्देश दिए हैं सर ने, जिला प्रभारी जी ने। वो चर्चा की है पार्टी को विस्तार हेतु। सर 2 शब्द पुलवामा में हुए शहीदों के लिए हो जाए। हम उनके नमन करते हैं, उन साथियों के लिए। ऐसी घटना कभी दोबारा हमारे देश में ना हो, ऐसे जवानों के लिए हम सत नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। अभी मौन धारण रखेंगे 2 मिनट का। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, दोबारा घटना ना हो। उनके परिवार को सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोग अभी परतापुर चौधरी बरेली में थे, जहां पर आम आदमी पार्टी की मीटिंग चल रही थी। इंजीनियर जनक प्रसाद एवं राम सिंह मौर्य जी जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी है वो ज़मीनी स्तर पर काम करती है, शिक्षा पर काम करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम करती है। और बने रहिए हमारे साथ में। कैमरामैन दीदार साथ में, मैं दीपक श्रीवास्तव। जय हिंद।